हेलो फ्रेंड्स। घर में रह के बहुत बोर हो गए होंगे, तो चलिए आज हम हमारे 8th स्टैंडर्ड का सिविक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम ये बात करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं ना प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट सिस्टम क्या होती है। तो प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं पार्लियामेंट में, अपने मोदी जी कैसे चुने जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा को इंक्लूड किया जाता है, मेंबर्स को किस तरह से इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये सब हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब हम हमारे सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे द इंडियन पार्लियामेंट। अब हमारा इंडियन पार्लियामेंट क्या है वो हम देखेंगे कि किस तरह से लोकसभा राज्यसभा इंक्लूड की जाती है। उसके बाद उसमें फंक्शन, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसमें लॉज किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं, फिर कंट्रोल ओवर काउंसिल मिनिस्ट्री कैसे होती है। तो ये सब सारी चीज़ें हम हमारे सेकेंड चैप्टर द इंडियन पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2 द इंडियन पार्लियामेंट, पेज नंबर 71। अब ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये हमारा पार्लियामेंट का पिक्चर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पिक्चर दिखाया। We have studied that the parliament plays an important role in a parliamentary. हमने पढ़ा है कि पार्लियामेंट हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल पार्लियामेंट्री में निभाता है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, राइट। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब हम इस चैप्टर में हमारे इंडिया का पार्लियामेंट कैसा है, लोकसभा राज्यसभा किस तरह से चुने जाते हैं, क्या क्या कितने मेंबर्स होते हैं, सो किस तरह से इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है हमारे पार्लियामेंट्री में, हम वो देखेंगे हमारे गवर्नमेंट में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्रिएट किया गया है इंडिया का पार्लियामेंट, मीन्स जो भी है। द legislature at the national level, that is the level of the central government, is called the parliament. अब देखिए, जो भी legislature है हमारा, जो जो कहते हैं तत्व कहते हैं, जैसे देखिए मैंने कहा फंक्शंस में लीजिए डेलिब्रेशन, नेशनल फॉर्म्स, मैंने सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पार्ट में दिखाया है आपको। ओके, तो उसको ही द legislature एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल का जो मीन्स कैसे लॉ कह सकते हैं जिसे, दैट इज द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। वो हमारे गवर्नमेंट का क्या है, लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल है, जो कह सकते हैं ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम पार्लियामेंट कहते हैं। Okay, then it is consist of the president and the two houses of parliament. It is consist of the president and two houses of parliament. पार्लियामेंट के दो हाउसेस, हम कह सकते हैं ना, पार्लियामेंट को दो विभागों में किया गया, लेकिन प्रेसिडेंट का वैसा नहीं होता है। हमने प्रेसिडेंट के बारे में अगर देखा है तो प्रेसिडेंट को पूरी जनता मिलकर चुनती है, लेकिन पार्लियामेंट्री में दो विभाग किए जाते हैं, टू हाउसेस में डिवाइड किया जाता है उसको। ओके, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एक तो हमारी लोकसभा होती है, दूसरी हमारी राज्यसभा होती है। The president is an inspirable part of the parliament. और प्रेसिडेंट क्या होता है, वो इंस्पायरेबल मीन्स वो पार्ट है हमारे किसके, पार्लियामेंट के पार्ट है। ही शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पर प्रेसिडेंट क्या है, वो इन दोनों हाउसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो उनका कोई भी कह सकते हैं ना, यस। अब जो भी, जैसे मैंने आपको बताया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द लेजिस्लेचर मीन्स हमारा जो विधिमंडल है एट द लेवल ऑफ, मीन जो हमारे विधि लेवल का जो विधिमंडल जो बनाता है, वो नेशनल लेवल पे जाके पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। वो हमारे विधिमंडल को मिला के जो गवर्नमेंट बनती है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट प्लस दो हाउस जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा। Though president is an inspirable part of the parliament, she cannot participate in the discussion in either of the houses of parliament. वो हमारे भाग है, लेकिन वो किसी भी या तो राज्यसभा या लोकसभा में डिस्कशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। Okay, can you find out the constituent state in India gets seat on a basis of their population for the purpose of election. The state is divided into territorial constituency. The population of the territorial constituency is approximately equal. Uses the internet to find out
द नंबर ऑफ सीट्स ईच कॉन्स्टिट्यूट स्टेट हैज इन द लोकसभा, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र 48 सीट, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा। दिस इज योर एक्टिविटी, यू हैव टू फाइंड। आपको ये करना है कि महाराष्ट्र में जैसे 48 सीट्स बताए जाते हैं लोकसभा के लिए, तो गुजरात, मध्य प्रदेश में कितने सीट्स हैं। सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर एक्टिविटी नोटबुक। ओके, द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अब देखिए, अगर आपको किसी ने पूछा टेल अबाउट द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो आप क्या बताओगे? तो यू शुड से दैट लोकसभा एंड राज्यसभा आर द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज योर शॉर्ट क्वेश्चन, राइट। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द लोकसभा। अभी लोकसभा क्या होती है, किस तरह से फ्रेम होती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, ये सब चीजें हमें जानकारी मिलेगी। ओके, लोकसभा इज द लोअर एंड फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब लोकसभा सबसे कह सकते हैं लोअर क्लास, बट इट इज अ फर्स्ट पार्लियामेंट की, वो सबसे बड़ा हाउस मीन्स फर्स्ट हाउस है पार्लियामेंट का। लोकसभा मीन्स जनता, हम जिसे कह सकते हैं। लोकसभा इज अ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। अब लोकसभा में हम जनता जो मत देंगी या वोट करेगी उसके द्वारा ही चुनाव होता है। ओके, Hence, the Lok Sabha is called the first house. हम लोग जो चुनेंगे वो important होता है, इसलिए उसे first house कहा जाता है। The member of Lok Sabha are elected directly by people from the territorial constituency. The tenure of Lok Sabha is 5 years. अब लोक सभा का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए होता है। आमदार खासदार जे निवडले जातात, आता तुम्ही म्हणाल की मी जस्ट देखा है हमने आमदार होते हैं खासदार, 5 years इट इज पीरियड ऑफ 5 year लोकसभा द्वारा चुने जाने से 5 साल का पीरियड जिसे हम कह सकते हैं। ओके, द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल फ्रॉम the territorial constituency. The tenure of Lok Sabha is 5 years. The election take place after every 5 years. और हर 5 साल के बाद, ये 5 साल के लिए सीमित होता है और हर 5 साल के बाद इलेक्शन लिया जाता है इलेक्शन द्वारा। These elections are known as a general election. और इसे क्या कहा जाता है? It is a general election. अगर हम कहें, अगर कोई आपसे पूछे what is the mean of general election, so you have to tell about what is a general election, किस तरह से चुना जाता है। Okay, however there are examples when the Lok Sabha was dissolved before the competition of 5 year election held in such a case are called a mid-term election also. अगर कुछ वजह हो या एक कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए कंप्लीशन ऑफ 5 year बीच में ही, तो दोबारा मिड टर्म में इलेक्शन लिए जा सकते हैं। एनी केस ऑफ मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो लोकसभा का इलेक्शन लिया जा सकता है मिड टर्म में। लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। अब लोकसभा क्या है? तो लोकसभा एक रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हमारे प्रतिनिधित्व करता है सिटीजन्स का, कंट्री में जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा द्वारा किया जाता है। As per the constitution, there can be a maximum of 552 members in the Lok Sabha. और मैक्सिमम अगर हम काउंट करें कि लोकसभा के मेंबर्स, तो 552 जिसे कह सकते हैं 552 members in a Lok Sabha. To ensure equal representations to all selection of the community, some seats are reserved for member belonging to scheduled caste and scheduled tribes. अब हर इसमें से मीन्स हर सेक्शन में से रिप्रेजेंटेटिव लिए जाते हैं, बट कुछ सीट्स जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। इन केस देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 2 मेंबर फ्रॉम दिस कम्युनिटी टू लोकसभा। और अगर बाई चांस इसमें से अगर एंग्लो इंडियन में से कम्युनिटी में से कोई अगर नहीं हुआ, सदस्य नहीं हुए, तो प्रेसिडेंट उन्हें डायरेक्टली उनमें से 2 मेंबर लोकसभा के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ वी कैन गो फॉर अ राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या होती है? हमने देखा कि फर्स्ट हाउस हमारा लोकसभा है। लोकसभा क्या है? तो हमारी जनता है, जनता द्वारा इलेक्शन किया जाता है और वो भी हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। लेकिन इन बिटवीन अगर इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, 5 साल सरकार नहीं चल पाती है, तो इन बिटवीन बीच में भी इलेक्शंस लिए जाते हैं और मिड टर्म में भी इलेक्शंस लेके उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। और तो और हमने ये भी देखा कि लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेंबर्स कितने होते हैं, तो हमने मेंबर्स देखे 552 मेंबर्स इन लोकसभा। और तो और हर इसमें से हर सेक्शन में से लोगों को लिया जाता है, पर कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती है, वुमेन्स के लिए भी सीट्स रिजर्व रखी जाती है। Okay, now we can go for a Rajya Sabha. The upper and the second house of a parliament is the Rajya Sabha. अब पार्लियामेंट के जो सेकेंड विभाग है, जो सेकेंड हाउस है, वो क्या है? राज्यसभा। अब राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, किस तरह से इलेक्शन होता है, वो भी हम देखेंगे। ओके,
द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। अब लोकसभा में हमने देखा कि डायरेक्ट हम लोग चुन के देते, पर राज्यसभा में वैसा नहीं होता है, वो डायरेक्टली चुने नहीं जाते हैं। ओके, इनडायरेक्टली वैसे होता है। एज द नेम सजेस्ट, राज्यसभा गिव रिप्रेजेंटेशन टू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। अब देखा जाए, एज द नेम सजेस्ट, राज्यसभा गिव रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, 29 प्रदेश दिए हैं, 29 राज्य दिले आपल्याला, बरोबर। देन 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और 7 यूनियंस दिए हैं। ओके, दीज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, और ये जो मेंबर्स है ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं उसके लिए। नाउ लुक एट द पेज नंबर 72। फर्स्ट, व्हाट अंडरस्टैंड, अब ये देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए। मैरी, कैन आई कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन आफ्टर आई पास माई 10th स्टैंडर्ड? राधिका, नो, you can vote after attain 18 years of age, but you can't contest election. अब उन्होंने बोला कि, उसने क्या पूछा, मैरी, एक स्टोरी है, स्मॉल स्टोरी है आपके लिए, देखिए, मैरी है, राधिका है, तो ये पूछ रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ क्या लोकसभा का। तो नहीं, जब तक, अभी हमें इलेक्शन के लिए भी एज दिया गया, 18 साल दिए। पहले हमें 21 साल थे, फिर 21 से कम करके 18 साल इलेक्शन के लिए दिए गए। ओके, नाउ राधिका, नो, यू कांट वोट आफ्टर you attend 18 years of age, but you can't contest election. Ranveer, don't you know that for contesting Lok Sabha election one need to complete 25 year of age? अब उन्होंने बताया कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए एटलीस्ट 18 नहीं तो 25 की उम्र चाहिए, तभी हम उस इलेक्शन को लड़ सकते हैं। शबाना, what if a person from neighboring country decided to contest Lok Sabha election? अगर दूसरे नेबर कंट्रीज है वो इलेक्शन लड़ना चाहे तो। मुस्कान, how it is possible, is that person an Indian citizen? अब हम जिसके लिए, अभी लोकसभा में इलेक्शन लड़ना है, तो मैं महाराष्ट्र की रहवासी हूं, तो मुझे महाराष्ट्र से ही लड़ना होगा, मैं दूसरे राज्य से इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ओके, देन प्रणव, if I want to contest election from Kerala, is this possible? Radhika, yes, because our teacher said that Lok Sabha election can be contested from any constituency of a particular state. अब देखो वो क्या बोलती है, उसने पूछा if I want to contest election from Kerala, is that possible? So Radhika बोलती है yes, because our teacher said that the Lok Sabha election can be contested from any constituency of a particular state. इस particular state से बोला गया, देखिए particular word दिया गया है यहाँ पे। मृणाल, I understood condition regarded the age and nationality, but who can be considered as non-qualified for a contesting election? अब उसने बोला कि मैं ये तो समझ गई हूँ कि उम्र चाहिए, नेशनलिटी चाहिए, बट ये नॉन क्वालिफाइड जो कंसिडर, बट हु कैन बी कंसिडर एज अ नॉन क्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग? कौन ऐसा कंसिडर करता है? मैरी, लाइक द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन, देयर आर अ कंडीशन फॉर अ डिस्क्वालीफाई as well, let us understand it with the help of our teacher. और उन्होंने बोला कि क्वालिफिकेशन भी जरूरी होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, और फॉर अ डिस्क्वालिफिकेशन एज वेल एज लेट अस द अंडरस्टैंड, हम हमारे टीचर से बात करते हैं इसके बारे में। सो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी, दे आर डिस्कसिंग व्हाट वी विल डू फॉर लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन, किस तरह से इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शंस के लिए क्या क्या नॉर्म्स जरूरी होते हैं, रूल्स जरूरी होते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होता है। इवन अभी तो जैसे सुनने में आया कि मतलब जिन्हें इलेक्शंस का फॉर्म भरना है उनकी प्रॉपर्टीज को भी देखा जाता है, देन उनके बच्चे कितने हैं, एटलीस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए, 2 से ज्यादा चाइल्ड एप्लीकेबल नहीं होते हैं। So many issues are regarding this. The total member of Rajya Sabha is 250 members. Amongst them, 238 members are elected for the constitute state and union territory. अब देखिए 250 मेंबर मीन्स 250 मेंबर्स फॉर राज्यसभा, अमंग देम 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड, उनमें से 238 मीन्स 38 मेंबर्स चुने जाते हैं फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मीन्स स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से। ओके, ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स डू नॉट गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। और तो और क्या बोला गया कि हर स्टेट को डोंट गेट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलते। इट इज द प्रोपोर्शनेट टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और तो और उन्होंने क्या बोला है, प्रोपोर्शनेट देखा जाता है, मीन्स टोटल पॉपुलेशन क्या है स्टेट की,
एंड रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और बाकी के जो बचे हुए 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. These members are usually experienced and distinguished personalities from the field of literature, art, science, sports and social work. और ये जो 12 मेंबर चुने जाते हैं, ये इनमें जो क्वालिटीज होनी चाहिए, लाइक कि वो एक्सपीरियंस होने चाहिए, इवन उन्हें लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें साइंस के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, आर्ट्स के बारे में, सोशल वर्क्स की सारी इंफॉर्मेशन, इवन दे हैव टू टोटली knowledgeable persons they have elected for remaining 12 members elected by president. Those are knowledgeable persons. The member of the Rajya Sabha are elected through the system of a proportional representation. और इसी तरह से जो member elect होते हैं राज्य सभा through the system of प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स उनका जो है प्रोफेशनलिज्म, मीन्स उनमें जो क्वालिटीज है, टैलेंट, उसके थ्रू उन्हें रिप्रेजेंट करना रहता है. राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व कंप्लीटली, हेंस इट इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस. अभी देखिए, राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, hence it is called a permanent house. 1/3 member of a total memberships of a Rajya Sabha who have completed their tenure of a 6 year. और तो और 1/3 members means कह सकते हैं एक तिहाई भाग, 1/3 members of a total memberships of a राज्य सभा जो होते हैं वो 6 साल उनके रिटायरमेंट के आफ्टर every 2 year an equal number of new members get elected. अब उन्होंने देखा राज्यसभा who have completed their tenure of a 6 year retire after every 2 year an equal number of new members got elected. और 2 साल के बाद उनके इक्वल न्यू मेंबर्स को भी चुना जाता है. बिकॉज द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर स्टेप बाय स्टेप, और तो और जो बचे हुए होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप रिटायर होते हैं. एनी पर्सन, राज्यसभा कैन फंक्शन कंटिन्यूसली, और राज्यसभा कैसे फंक्शन करती है, कंटिन्यूसली करती है. पर लोकसभा का हमने क्या पढ़ा कि वो 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होता है. पर लोकसभा में उन्होंने कैसे बताया कि 1/3 मेंबर जो होते हैं टोटल मेंबरशिप वाले जो 6 साल तक रहते हैं, लेकिन आफ्टर एवरी 2 years मीन्स 2 साल के बाद दोबारा ये करके उन्हें इलेक्ट किया जाता है. और राज्यसभा के क्यों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो रिटायर्ड होते हैं. ओके, देन एनी पर्सन contesting for the election of Rajya Sabha must be an Indian citizen and he must have completed 30 year of age. अब राज्य सभा के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन चुना जा सकता है, बट वो इंडियन होना चाहिए, उसकी सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, और उसकी जो उम्र है, वो भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है या जो भी she or he will be, their age criteria should be 30 year. Okay, member of Lok Sabha and Rajya Sabha are known as a member of parliament, MPs. Try to resolve the queries and complaint of their constituency by raising questions in the parliament. Government allocates them funds to carry out development activities in the representative constituency. अब देखिए, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो भी मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, दोज आर नोन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वो एमपीएस मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो. और उनका क्या होता है, उनको क्यूरीज, जो भी क्यूरीज है वो उन्हें सॉल्व करनी होती है. जो भी फंड्स मिलते हैं वो फंड्स किस तरह से कैरी आउट होना है, किस तरह से डेवलपमेंट, किस एक्टिविटीज में उन्हें वो फंड्स अलॉट करने, गवर्नमेंट ने जो भी उनको अलॉट किया है फंड, वो किस तरह से, वो किस एक्टिविटीज में किस तरह से उसका डेवलपमेंट करेंगे, वो सब बताया गया है. ओके, देन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. अब ये देखिए, मैंने आपको कुछ मुद्दे यहाँ पे फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्स के बताए. Supervising administrative work, maintaining transparency through the guaranteeing right to information, education and advisory role, conflict solving and preserving national integration, law making and social development, amendment of the constitution to keep pace with the changes in the society, overall leadership role. और ऊपर मैंने parliamentary functions भी बताया आपको, legal listing, deliberations, national forms, executive checks. तो ये सब मैंने आपको functions बताए हैं. Okay, then after understanding the basic of Lok Sabha and Rajya Sabha, we will know review their functions. अब उनके functions किस तरह से होते हैं, अपन उस पर reviews में उसे देखेंगे. Function formulating of laws. अब laws किस तरह से formulating किए गए. In order to achieve welfare of the people and the objectives of the constitution, the parliament has to formulate new laws. In order to achieve welfare of the people. अब peoples के welfare में उनके फायदे देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट ने किस तरह से नए नियमों को ये किया है, फॉलो अप में लाया है.
Also, outdated laws are repeated, necessary changes are made in the some laws. Outdated laws है, उन्हें भी उन्होंने उसमें लाया है, फॉर्मुलेट किया है, बट उसके साथ साथ उसमें और नई इंप्रूवमेंट्स, चेंजेस क्या कर सकते हैं वो भी उन्होंने देखे. The process of the formulating the of laws has been described in the Constitution. In accordance to the procedure, the Parliament fulfills this primary and important responsibility. और तो और अगर ये सब देखा जाए कि किस तरह से उन्होंने नए लॉज पुराने लॉज को इंक्लूड किया है, किस तरह से वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं और किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, किस तरह से उसकी प्रोसीजर चल रही है और पार्लियामेंट को किस तरह से वो फुलफिल कर रहे हैं, प्राइमरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन पे वो सारी. ओके, देन कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. अब कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कंट्रोल कैसे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट. अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ड्रॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट. इन्हें ड्रॉन किया जाता है, इन्हें अलग रखा जाता है. कैन यू टेल सर्टेन लॉज विच बिकम आउट ऑफ डेट, एब्सोल्यूट, आर abolished? Can you give example of such obsolete laws? For example, privacy versus. ओके, ये आपके लिए है. सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 2, पेज नंबर 73. ओके, सो हमने यहाँ देखा कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आर ड्रॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देम. उनके ऊपर कंट्रोल करती है. देयर आर मल्टीपल वे थ्रू विच दिस कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड. अब ये कैसे कंट्रोल है? मल्टीपल वेज में उन पे ये किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. किस तरह से? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट टू सी दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट डिसएग्रीड द पार्लियामेंट एंड फंक्शन अंडर इट सुपरविजन. और उनके सुपरविजन में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी फॉलोअप में लाया जा रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, उनके सुपरविजन में होता है. ओके, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब अमेंडमेंट्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम देखेंगे. किस तरह से कायदों को ये किया जाता है, देन दुरुस्ती की जाती है. उनको अमेंडमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से रूल्स को दुरुस्त किया जाता है, वो हम देखेंगे. ओके, देन The Parliament decided whether to make any amendment to the Indian Constitution. और पार्लियामेंट लेता है कि किस तरह से कोई दुरुस्ती की जाए. The Constitution Amendment Bill is considered to be an important bill. The Parliament discussed why the amendment is required and decided whether to accept it or not. और पार्लियामेंट इसे डिसाइड करता है कि हम इसमें दुरुस्ती करें या ना करें. The Constitution mentioned various way of amending the Constitution. They are as follows. अब ये कुछ पॉइंट्स दिए उन्होंने. फ्यू प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. अब कुछ ऐसे जो अमेंडमेंट दिए, जो कुछ दुरुस्ती दी है, वो कैसे? मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की मेजोरिटी होनी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सम प्रोविजंस रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट. और कुछ ऐसे जो कुछ रिक्वायर है स्पेशल मेजोरिटीज में, तो वो कैसे दिए? 2/3 भाग उन्होंने उसमें पार्लियामेंट में दिया है. फ्यू अदर प्रोविजंस आर अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट. और तो और उन्होंने क्या किया? कुछ स्पेशल मेजोरिटीज है प्लस कंसेंट भी दिया है कि कुछ हाफ, मोर देन हाफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट मीन्स कुछ स्टेट को दिया है. स्पीकर ऑफ लोकसभा. अब लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, आपने अगर देखा होगा, अभी अधिवेशन चालू होने वाला था पिछले इसमें 23 को, हिवाड़ी अधिवेशन जिसे कहा जाता है. In the very first meeting after the election of Lok Sabha, the member of Lok Sabha elected. और पहली ही मीटिंग के बाद लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं. Understand it. अब ये देखिए, both house, the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha have same set of right. दोनों को समान अधिकार दिया जाता है. But there are certain rights that are enjoyed by the Lok Sabha and are not available to the Rajya Sabha. पर कुछ ऐसे अधिकार है जो सिर्फ लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं. For example, bill related to taxes are related to finance. Bills related to finance are considered as a money bill, and such bills are introduced and passed in the Lok Sabha. Rajya Sabha has limited power with respect to the money bills. अब कुछ ऐसे बिल्स है, देखिए, टैक्स से रिलेटेड है, फाइनेंस बिल्स है, मनी बिल्स है, वो सिर्फ लोकसभा के इसमें दिया जाता है, पर राज्यसभा के लिए नहीं, वो लिमिटेड होता है उनके लिए. मीनवाइल द राज्यसभा हैज सर्टेन राइट्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल टू लोकसभा. और राज्यसभा को कुछ अधिकार है जो लोकसभा को नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ राज्यसभा फील दैट एज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट द पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, इट कैन पास रेजोल्यूशन टू इफेक्ट. और राज्यसभा का ऐसा है कि अगर राज्यसभा चाहे, अगर कोई प्रॉब्लम, मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, तो राज्यसभा उस पर तरतूद कर सकती है.
नाउ लुक एट, हाँ, लोकसभा इलेक्टेड अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अब यहाँ पे हम लोकसभा के स्पीकर देख रहे हैं। तो इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शन के बाद तुरंत लोकसभा इलेक्टेड अ स्पीकर, लोकसभा ही इलेक्ट करती है स्पीकर को, मीन्स बोलने वाला, उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, एंड डेप्यूटी स्पीकर मीन्स स्पीकर के साथ में उसी से को रिलेटेड स्पीकर को भी वो लोग चुनते हैं। लोकसभा फंक्शन अंडर द गाइडेंस एंड द कंट्रोल ऑफ स्पीकर, और लोकसभा सभा का जो भी कारोबार चलता है वो उनके गाइडेंस में चलता है। ओके, लोकसभा रिप्रेजेंट्स द सिटीजन एंड द स्पीकर रिप्रेजेंट द लोकसभा। अब लोकसभा क्या करती है, सिटीजन्स को प्रेजेंट करती है, पर उनको प्रेजेंट करने के लिए, लोकसभा में प्रेजेंट करने के लिए हमारा स्पीकर होता है जो हमारे प्रतिनिधित्व करता है। आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर, ही शी हैज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस इन एन अनबेस्ड मैनर। लोकसभा मेंबर हैव सम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और लोकसभा को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। दीज आर टेकन केयर ऑफ बाय द स्पीकर, और ये सारे केयर क्या लेते हैं, जो स्पीकर, जो बोलने वाला है, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला है, उसके हाथ में। अपार्ट फ्रॉम दिस, द स्पीकर हैज टू मेंटेन द decorum and dignity of the house as well as interpret the rules of a daily functioning of the house and work accordingly। और ये जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे हर तरह से, हम जो स्पीकर होता है, हमारा लोकसभा का जो स्पीकर होता है, उसे फुल्ली प्रिपेयर होना चाहिए, मैनरफुल होना चाहिए, उसे हमारे हाउस की डिग्निटी को संभालना है कि गलत प्रभाव ना पड़े, उसका रूल्स को भी फॉलो अप में लाना चाहिए, और किस तरह से वर्क हो रहा है अकॉर्डिंगली वो भी उसे देखना है। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अब राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। द चेयरमैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ राज्यसभा, और जो चेयरपर्सन होते हैं वो राज्यसभा का पूरा कंट्रोल संभालते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अब देखिए द वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है, इज द एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। द फंक्शन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन also include maintaining the discipline of the house, facilitating discussion, giving members a chance to speak, etc। अब राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनको क्या मेंटेन करना पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि वो राज्यसभा में जो डिसिप्लिन है उसे मेंटेन करना हाउस की, और तो और सभी को फेलिसिटेट करना, सबके डिसीजंस को सुनना, सभी मेंबर को चांस देना कि वो अपने मुद्दे वहां पे प्रॉपरली पुट अप कर सके। ओके, ना हाउ डज द पार्लियामेंट मेक्स लॉ, अब पार्लियामेंट कायदे किस तरह से बनाता है हम वो देखेंगे। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज, पार्लियामेंट के हाथ में है लॉ किस तरह से। टू फॉर्मुलेट देम अ सर्टेन सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड, दिस सिस्टम इज नोन एज द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द लॉ इज प्रिपेयर्ड इनिशियली, और तो और देखिए द सिस्टम इज नोन एज द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये सिस्टम कैसा है, लॉ मेकिंग प्रोसेस का होता है, और वो क्या करते हैं, पहले रफ ड्राफ्ट बनाते हैं। ओके, और प्रिपेयर इनिशियली मीन्स उसे पहले रफली उसका इनिशियली करते हैं। दिस ड्राफ्ट और आउटलाइन इज नोन एज द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ और बिल ऑफ लॉ, और इसे क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट ऑफ आउटलाइन मीन्स आउटलाइन बनाई जाती है पहले, हम कहते हैं ना स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी चीज का, प्रपोजल का, तो उसे लॉ और बिल ऑफ लॉ कहा जाता है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स दैट आर प्राइमरली इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल्स। अब इन्हें दो विभागों में बताया गया, पहला है मनी बिल और दूसरा है ऑर्डिनरी बिल। ओके, दो विभाग है जिसे कहा जाता है टाइप्स ऑफ बिल्स। In order to be converted into an act law, the bill undergoes following process। अब बिल किस तरह से फॉलोइंग प्रोसेस में अंडरगोज होता है, फर्स्ट रीडिंग, अब देखें पहले, द मिनिस्टर ऑफ अ कंसिडर्ड डिपार्टमेंट, मिनिस्टर और मेंबर ऑफ Parliament present the bill and briefly explain its structure while presenting it, this is called the first reading। अब देखिए बिल, अभी अगर आपने सुना होगा पिछली बार चर्चा हुई थी बिल के बारे में, फडणवीस जी ने कुछ नंबर्स बताए थे कि इतना इतना पैसा राज्य सरकार को दिया गया है, इतना इतना बिलिंग हुआ है, कोटी में बिलिंग हुआ है, तो ये सब चीजें फर्स्ट बिलिंग में, दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट बिलिंग। डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने देखा फर्स्ट रीडिंग किस तरह से ये हुआ। तो द मिनिस्टर ऑफ अ कंसिडर्ड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट द बिल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर व्हाइल प्रेजेंटिंग इट, दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट रीडिंग। अब उन्होंने जो भी बिल होता है, वो जो भी बिल का स्ट्रक्चर है, वो उन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है कि कितना खर्चा किस जगह पे हुआ, किस तरह से हुआ,
सो लुक एट द पेज नंबर 73 74 हमने 73 पे देखा फर्स्ट रीडिंग, अब हम 74 पे सेकेंड रीडिंग देखेंगे। देयर आर 2 स्टेज ऑफ अ सेकेंड रीडिंग, अब उसके 2 भागों में 2 स्टेज बताए गए सेकेंड रीडिंग के कैसे होते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ proposed bill are discussed and member in the house express their opinion on it। अब वो क्या होता है, जो भी प्रपोजल होता है उनका बिलिंग का, उसे पहले डिस्कस किया जाता है मेंबर्स के बीच में, और वो अपने अपने ओपिनियंस में अपने अपने व्यूज बताते हैं कि क्या करना चाहिए। The supporters of the bill give favorable opinion while the opponents discuss the defect and fault in the bills। अभी हम अगर एग्जांपल ले, अभी हमने पिछली बार ही देखा, पिछले महीने ही चल रहा था, देखिए फडणवीस और राउत कि जो भी बिलिंग, जो भी फंड्स दिए गए, जो भी फंड्स आए वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो देखा जाए तो हमारे जो सेकेंड रीडिंग वाले थे जो स्टेजेस बता रहे थे कि इतना इतना बिल खर्चा हुआ, फडणवीस ने एक अमाउंट बताई थी, तो इस तरह से वो लोग डिस्कशन करते हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ जाके ही वो इसमें डिस्कस करते हैं। जो ओपोनेंट्स होते हैं वो उसके जो भी ये होते हैं डिफेक्ट्स होते हैं वो बताते हैं, फॉल्ट बताते हैं। आफ्टर द डिस्कशन विद इन द हाउस एज पर द रिक्वायरमेंट द बिल इज सेंट टू ए कमिटी ऑफ द हाउस। और उनके डिस्कशंस के बाद रिक्वायरमेंट कितनी है, कैसी है, उसी के बाद वो बिल कमेटी को भेजा जाता है। द कमिटी रिपोर्ट consisting of instruction and recommendation is sent to the house in order to make the bill faultless। और फिर जो कमेटी होती है वो क्या करती है, रेकमेंड करती है रिपोर्ट्स के बारे में क्या है, कैसे है, देन वो इसके बारे में निर्देश करती है कि किस तरह से उसका ये किया जाए। तो वो निर्देश देती है, फॉल्स लॉ बताती है, मीन्स निर्देश दिए जाते हैं। नाउ द सेकेंड फेज of the second reading begins। Now the second phase of the second reading begins। और दूसरा फेज जो है सेकेंड, हमने देखा कि सेकेंड रीडिंग में 2 स्टेजेस बताए। हमने पहले स्टेज में क्या देखा कि मेंबर्स डिस्कस करते हैं, अपने अपने ओपिनियन बताते हैं, ओपोनेंट्स उनका डिस्कशन बताते हैं, उनके पॉइंट्स बताते हैं। अब सेकेंड रीडिंग के सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इन दिस फेज द बिल इज डिस्कस क्लॉज बाय क्लॉज। और सेकेंड फेज में इन्हें क्लॉज बाय क्लॉज मीन्स नियमों द्वारा ही क्या नियम लागू होंगे, किस तरह से होंगे। मेंबर कैन सजेस्ट चेंजेस, और मेंबर जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं चेंजेस को, सजेस्ट चेंजेस। आफ्टर दिस वोटिंग इज यस नाउ इन सेकेंड स्टेज मीन सेकेंड स्टेज जो है रीडिंग का वो कैसा है कि जो मेंबर होते हैं वो क्लास बाय क्लास उससे डिस्कस करते हैं, फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर वो हाउस तक ये होता है। अब थर्ड रीडिंग क्या होती है, नाउ लुक एट द थर्ड रीडिंग। द बिल इज डिस्कस ब्रीफली अगेन ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग। और जो थर्ड रीडिंग में होता है बिलिंग जो होता है वो पूरी तरह से मीन्स ब्रीफली पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे सूद उसे डिस्कस किया जाता है। वोटिंग इज टेकन फॉर अप्रूविंग द बिल, और तो उसके लिए मत भी लिए जाते, मीन्स वोटिंग्स भी लिए जाते हैं कि किस तरह से उसे अप्रूव किया जाए, उसे फाइनल किया जाए। If the bill gets an assent by the required majority, then the bill is considered as passed by the house। और जब assent उसे रिक्वायर होता है मीन्स मेजोरिटी आती है तभी वो बिल पास होता है। ओके, द बिल अंडरगोज द सेम प्रोसीजर इवन इन द अदर हाउसेस ऑल्सो। दूसरे हाउसेस में भी सेम वही फॉलो अप में आता है। आफ्टर गेटिंग एन अप्रूवल बाय both the houses the bill is further sent by assent by the president। और जब दोनों हाउसेस में से उसे अप्रूवल आता है तभी वो आगे सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को। इफ there occur a differences of opinion between Lok Sabha and Rajya Sabha over a specific bill, the future of this bill is decided in a joint meeting of both the houses। और अगर कुछ भी थोड़ा सा भी तफावत दिखाई दे, ओपिनियंस अलग अलग दिखाई दे लोकसभा या राज्यसभा के, तो वो बिल क्या जो होता है वो उसके बिल का जो फ्यूचर होता है वो जॉइंट मीटिंग मीन्स दोनों की मिला के एक मीटिंग होती है, दोनों हाउसेस की मीटिंग बुलाई जाती है। फिर उस मीटिंग के दौरान उस बिल के बारे में डिस्कशन होता है। आफ्टर द फाइनल एसेंस एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल इज कन्वर्टेड इनटू द लॉ एंड द लॉ इज मेड। और पूरे इसके बाद फाइनल एसेंट के बाद वो प्रेसिडेंट के पास साइनिंग के लिए जाता है। जब पूरी तरह से उससे मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है फिर उस पर साइन होते हैं और फिर वो कन्वर्टेड इनटू द लॉ एंड द लॉ इज मेड। और फिर वो उसे कन्वर्ट किया जाता है कायदे में और फिर वो उसे लॉ कहा जाता है। नाउ दिस टू
Every year in the month of February, the finance minister present the national budget of Lok Sabha. देखिए इस साल भी नेशनल बजट हमारा डिस्कस हुआ था. The state legislature also follow the same procedure of the law making as in the parliament. The bill passed by the state legislature can become a law only after its review and assent of the governor. और देखिए किस तरह से लेजिस्लेटरी फॉलोज में लाते हैं, मेकिंग करते हैं. तो ये सब हमने देखा हमारे सेकेंड चैप्टर में. So in our next part we will discuss about the question answers also. You can do your own also, find the answers. सारे आंसर्स आपके explanation में आपको मिल जाएंगे. So thank you very much. When you like my video, share it, like it. See you in next video.